बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स का। जैसे कि अभी हमने लास्ट टॉपिक पे देखा कि हमारे पास जो टेंजेंट टू द वेक्टर जाते थे उसको हमने e1 e2 e3 हेड का, स्मॉल e1 का। अब हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो है कैपिटल e1 है, कैपिटल e2 है और e3 है। अब हम इन वेक्टर्स को नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। किस तरह से वो नॉर्मल होंगे वो देख लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वाले डायग्राम में देखा था कि आपके पास ये वेक्टर्स थे, तो हम यहाँ पर उसके कुछ यहाँ पे हमने u1 के कर्व के अलॉन्ग एक टेंजेंट ड्रा किया, स्मॉल e1 हेड जिसको कहा, फिर u2 के अलॉन्ग e2 हेड और e3 हेड ड्रा किया। इन सिमिलर वे अब यहाँ पर हम यहाँ पे एक कैपिटल e1 e2 e3 हेड जो है वो ड्रा करेंगे और वो आपके पास नॉर्मल टू द वेक्टर होगा। u1 के अलॉन्ग नॉर्मल टू द वेक्टर होगा, u2 के अलॉन्ग करेंगे तो e2 ड्रा करेंगे तो नॉर्मल टू द u2 होगा। इन सिमिलर नॉर्मल टू द u3 होगा, e3 ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले यूनिट नॉर्मल वेक्टर करेंगे। डेल u1 इज अ वेक्टर एट p। डेल u1 आपके पास कोई भी वेक्टर किसी पॉइंट p पे जो है वो है और उसके सरफेस पे जो u1 की वैल्यू है वो कांस्टेंट है कोई। फॉर एग्जांपल आपके पास u1 है जो 2 है, u2 3 है, u3 4 है, तो आपने कोई भी वैल्यूज़ ले लेनी है, कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी वो, और जो वैल्यूज़ कांस्टेंट होगी उसके बाद हमने बताना है कि कांस्टेंट ड्रा करने के बाद वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और वो जो आपस में इंटरसेक्ट करने के बाद जो हमारे पास एक न्यू वेक्टर ट्रांसफॉर्म होगा, एक न्यू यूनिट नॉर्म वेक्टर बनेगा जो कि नॉर्मल होगा उस वेक्टर के, उसको हम कहेंगे e1 e2 e3। अब यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, अगर आपके पास u1 किसी u1 आप कोई कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं, u2 u3 आपके पास एज इट इज़ हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास जो वेक्टर बनेगा वो डेल u1 ओवर डेल u1 का मैग्नीट्यूड बनेगा। सिमिलर e2 के में आप नॉर्मल वेक्टर ले रहे हैं डेल u2 इक्वल टू c2 ले रहे हैं, तो आपके पास डेल u2 ओवर डेल u2 मैग्नीट्यूड बनेगा एंड डेल u3 ओवर डेल u3 मैग्नीट्यूड बनेगा, जहाँ पे आपके पास u3 इक्वल टू c3 होगा एट p आर नॉर्मल टू द सरफेसेस। और ये इस टाइम इस u2 के अलॉन्ग u2 c2 के इक्वल होगा और u3 में जब आपके पास u3 c3 के इक्वल होगा। अब ये e1 e2 e3 आ गए हैं। पीछे वाले वीडियो में हमने स्मॉल e1 e2 e3 देखे हैं, अब वो देख लेते हैं इनको कहते क्या है। अब थस एट ईच पॉइंट ऑफ कर्विलिनियर, इसको छोड़ दें, अभी हम आपको सिंपल बताऊं। जो आपके पास स्मॉल e1 e2 e3 थे वहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रा किया था u1 के अलॉन्ग e1, u2 के अलॉन्ग e2, u3 के अलॉन्ग e3। अब हमारे पास क्या है कि इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपके पास e1 e2 e3 है, क्योंकि हमने एक टेंजेंट ड्रा किया था इसलिए हम उसको कहेंगे कि टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट कर्व है, क्योंकि हम टेंजेंट ड्रा कर रहे थे u1 u2 u3 के अलॉन्ग। अब जो हमारे पास जो कैपिटल e1 e2 e3 है, ये हमारे पास हम एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर पढ़ रहे हैं। अब ये नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट सरफेस होंगे, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो e1 e2 e3 हैं ये नॉर्मल टू कोऑर्डिनेट सरफेस है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, दोनों का पूछ सकते हैं कि e1 e2 e3 टेंजेंट डिफाइन टेंजेंट टू द कोऑर्डिनेट कर्व्स and define differentiate between tangent to the coordinate curves and differentiate between नॉर्मल टू द कोऑर्डिनेट सरफेस। यहाँ आपके पास डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है टू सेट्स बिकम आइडेंटिकल इफ एंड ओनली इफ द कर्विलिनियर सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। अगर आपके पास कर्विलिनियर सिस्टम होता नहीं है ऑर्थोगोनल, लेकिन अगर आपके पास ऑर्थोगोनल हो जाए तो दो सेट जो है वो आइडेंटिकल बन जाते हैं। और कब ऑर्थोगोनल होता है, हमने पीछे कुछ 4 एग्जांपल्स देखी थी किस केस में ऑर्थोगोनल होता है। बोथ सेट्स आर एनालॉगस, जब जैसे कि हमने देखा कि कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स होते थे वो i j के होते थे, तो अब हमारे पास इन द केस ऑफ कर्विलिनियर क्या होंगे, बोथ सेट्स आर एनालॉगस टू i j के यूनिट वेक्टर्स इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन वेक्टर अनलाइक इन दैट वे दे मे चेंज द डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन इन द केस ऑफ कर्विलिनियर आपके पास पॉइंट्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो e1 e2 e3 होंगे। दीज टेंजेंट वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर कंस्टिट्यूट ए रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। अब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, e1 e2 e3 और ये वाले e1 e2 e3 दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ए वेक्टर और रेसिप्रोकल, अब इसका क्या मतलब है, वेक्टर जिसकी सेम डायरेक्शन हो लेकिन मैग्नीट्यूड बट मैग्नीट्यूड इक्वल टू द रेसिप्रोकल मैग्नीट्यूड उस वेक्टर के रेसिप्रोकल हो, तो उसको आप कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर। डेफिनेशन आ सकती है रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर की। देन नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर। ऑर्थोगोनल तो अब तक आपको समझ आ चुका होगा। अब इससे पहले मैंने आपको बताया, जब हमने डेल u1 के बारे में पढ़ा, डेल u e1 इक्वल टू कैपिटल e1 इक्वल टू
डेल U1 और मैग्नीट्यूड ऑफ डेल U1। तो जब मैंने आपको कहा कि हम कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं U1 C1 लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू, ये सारी अगर आपके पास तीनों U1 इक्वल टू C1 लिया, कोई वैल्यू ले ली, U2 C2 ले लिया, U3 C3 ले लिया, और तीनों वैल्यूज़ को जब हमने स्पेस पे ड्रा किया और अगर वो तीनों वैल्यूज़ किसी एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर जाती हैं, मिल जाती हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वो नॉर्मल टू द वेक्टर हो गए। अगर कोऑर्डिनेट कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, अगर वो राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो उन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑर्थोगोनल कहते हैं। U1 U2 U3 कोऑर्डिनेट कर्व्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल आर सिमिलर टू XYZ इन कार्टेशियन। यहाँ जैसे कि हम कर्विलिनियर में U1 U2 U3 टर्म्स लेते हैं और कार्टेशियन में हम XYZ लेते हैं। ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो E1 E2 E3 होते हैं, और कार्टेशियन में मैंने आपको इससे पहले बताया कि कार्टेशियन में हमारे पास I J K होते हैं, और ये आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल जब आपके पास सेम वेक्टर्स कर्विलिनियर के यूनिट वेक्टर सेम है तो आपके पास उसका आंसर 1 आएगा, और जब आपके पास डिफरेंट है और उनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा होगा तो आपके पास उसका आंसर जो है वो 0 आएगा। नेक्स्ट अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट के केस में, लेकिन अगर आपके पास राइट हैंडेड हो और आपके पास जब आपके पास E1 क्रॉस E2 हो और E2 क्रॉस E1 हो, उसका रेसिप्रोकल हो, तो आपके पास जो नेक्स्ट वेक्टर आएगा E1 और E2 है तो नेक्स्ट वेक्टर E3 होगा। सिमिलर E2 E3 है तो नेक्स्ट वेक्टर E1 होगा, E3 E1 है तो E2 होगा, और इसका रेसिप्रोकल भी साथ साथ लिख लेंगे। यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन भी आएगा, माइनस E3 क्रॉस E2। इन द लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में आपके पास क्या होगा, E1 क्रॉस E2 है, माइनस E2 क्रॉस E1 है तो नेक्स्ट वेक्टर माइनस E1 आएगा। अब आपने लेफ्ट हैंड लेकर चलना है, मतलब अगर आप इससे पहले हम हमारा जो सिस्टम था, कोऑर्डिनेट सिस्टम था, अगर हम पहले इस डायरेक्शन में लेकर चल रहे थे अपने सिस्टम को, तो अब हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट उसका सिस्टम है लेफ्ट साइड से हम मूव करें। तो इन सिमिलर अगर आपके पास E1 E2 है तो माइनस E3 E2 E3 है तो माइनस E1, और आपके पास बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाता है। ये थोड़ा सा कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेकंड पार्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको कवर करेंगे।